आज का मार्केट का मूड काफी वोलेटाइल है। एक तरफ ईरान इजराइल में सीज फायर की न्यूज और दूसरी तरफ कंटिन्यूड बॉम्बिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। सब कुछ काफी अनसर्टेन है। इस बीच इंडिया के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि S&P ग्लोबल ने हमारी जीडीपी ग्रोथ को अप रिवाइज किया है। कुछ स्टॉक्स भी हेडलाइंस में बने हुए हैं। वारी एनर्जीज स्पॉटलाइट में है। खबर है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल में रिन्यूएबल एनर्जीज इंसेंटिव्स को कम करने का जो प्रपोजल था उसे डाइल्यूट किया जा सकता है। इससे सेक्टर को रिलीफ मिल सकता है। NSE अपने IPO के एक कदम और करीब पहुंच गया, as it has now settled its pending regulatory cases। जयप्रकाश एसोसिएट्स के लेंडर के लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कंपनी की IBC प्रोसेस अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गई है, जो डेट रिकवरी के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अदानी ग्रुप का AGM के दौरान चेयरमैन गौतम अदानी ने अगले 5 सालों का विजन शेयर किया है, जो ग्रुप का फोकस दिखाता है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट और इकोनॉमिक अपडेट के साथ इस वीक के 5 मेन बोर्ड IPOs और उनमें रिटेल इंटरेस्ट के ट्रेंड्स को भी कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के साथ। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट मार्केट इवेंट्स। सोलार मॉड्यूल और सेल बनाने वाली कंपनीज पिछले कुछ दिनों से मार्केट में एक्टिव है। वजह वंस अगेन इज मिस्टर ट्रम्प्स वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें उन्होंने सोलार और विंड एनर्जी पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट और इंसेंटिव्स कम करने का प्रपोजल दिया था। लेकिन कल सेनेट एनर्जी कमेटी के मेंबर मिस्टर केविन कार्मर ने कहा कि ये इंसेंटिव्स कट उतने भी नेगेटिव नहीं होंगे। इसके बाद US बेस्ड सोलार स्टॉक्स और उन इंडियन कंपनीज के शेयर्स जो US में सोलार प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों में तेजी आई। चलो थोड़ा बैक स्टोरी समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सोलार मॉड्यूल्स का एक बड़ा इंपोर्टर है, जो कि सोलार पैनल्स बनाने में यूज होता है। और गेस करो, सोलार मॉड्यूल्स का ग्लोबल मार्केट लीडर कौन है? चाइना। US पहले काफी सारा मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करता था और साथ ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया से भी। इसीलिए इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली चाइना से और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए बाइडेन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इंसेंटिव प्लान इंट्रोड्यूस किया था। ये इंसेंटिव्स थे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंडर, जो 2022 में पास हुए थे। जब प्रेसिडेंट बाइडेन का टर्म एंड होने ही वाला था, आज के टाइम में जैसे कि हमें पता है कि US में प्रेसिडेंट ट्रम्प पावर में है और वो कई सेक्टर में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। उन्होंने अपने नए रिफॉर्म पैकेज को नाम दिया है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये बिल अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है और कुछ दिन में इस बिल के चेंजेस को लेके कोई ना कोई न्यूज स्पेकुलेशन आती ही रहेगी, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे, जैसे रेसिडेंट्स को सोलार पैनल लगवाने पर मिलने वाला टैक्स क्रेडिट और सोलार मैन्युफैक्चरर्स के लिए सब्सिडीज, वो शायद कम किए जा सकते हैं। इस न्यूज का US के कई सोलार स्टॉक्स पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ और इंडियन सोलार स्टॉक्स जैसे वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज भी लगभग 2 से 3% गिरे थे। बिकॉज दोनों ही कंपनीज US में सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं करती है, बल्कि उनका US में मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है। इनफैक्ट वारी तो बिगेस्ट इंडियन मॉड्यूल एक्सपोर्टर है। अब कल की ही बात पर वापस आते हैं। जैसे ही सेनेट एनर्जी कमेटी के मेंबर ने हिंट दिया कि सोलार टैक्स क्रेडिट पर डिस्कशंस हो रहे हैं और आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव सिग्नल के रूप में लिया। रिजल्ट, स्टॉक ने अच्छा बाउंस बैक किया। शॉर्ट टर्म में इंडियन सोलार कंपनीज के स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे, क्योंकि वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर और भी न्यूज और अपडेट्स आती रहेंगी। इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल का फोकस हाउस होल्ड सोलार पैनल के इंस्टॉलेशन पर ज्यादा रहेगा, इसीलिए वारी एंड प्रीमियर एनर्जीज पर इनका इम्पैक्ट कम होगा।
क्योंकि ये कंपनीज अपने सोलर मॉड्यूल्स यूएस के पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज को बेचते हैं। Another important factor to note is सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स का इंडिया में भी बहुत रोबस्ट डिमांड है और वो आगे भी बना रहेगा। हमारी गवर्नमेंट का ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी और खास करके सोलर एनर्जी पर बहुत फोकस है। आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो 110 गीगावाट के करीब है, वो 2030 तक 280 गीगावाट करने का गवर्नमेंट का टारगेट है और वारी और प्रीमियर एनर्जीज जैसे कंपनीज इसमें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। एनएसई के आईपीओ को लेकर एक्साइटमेंट अब भी बनी हुई है। अभी हाल ही में एनएसई ने सेबी के साथ 2 पुराने केसेस कोलोकेशन और डार्क फाइबर सेटल करने का डिसीजन लिया है। कोलोकेशन केस के लिए एनएसई ने ₹1165 करोड़ और डार्क फाइबर केस के लिए ₹223 करोड़ देगी। ये दोनों केसेस अब भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर ये सेटलमेंट हो जाता है तो केस कोर्ट से वापस लिया जाएगा। इस डेवलपमेंट के बाद एनएसई का आईपीओ लॉन्च करने का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। रिपोर्ट सजेस्ट कि ये इंडिया का सबसे बड़ा सेटलमेंट ऑफर है किसी भी रेगुलेटरी केस को लेकर। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों पेंडिंग केसेस आखिर में है क्या। सबसे पहला कोलोकेशन स्कैम। ये केस 2015 का ही है जब एक विसल ब्लोअर ने सेबी को अलर्ट किया था कि एनएसई के ट्रेडिंग सिस्टम में मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। कहा गया कि एनएसई ने कुछ ब्रोकर्स को अपने सर्वर्स का प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया था, जिससे उन्हें दूसरे ट्रेडर्स के मुकाबले अनफेयर एडवांटेज मिल गया। वो अपने ट्रेड्स ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में तो इरेगुलरिटीज और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सामने आई, जिसके बाद एनएसई का आईपीओ जो 2016 में फाइल हुआ था, पोस्टपोन कर दिया गया। दूसरा, डार्क फाइबर केस। इसी दौरान एक और स्कैम सामने आया जिसमें एक अनऑथराइज्ड वेंडर को ऑप्टिक फाइबर लाइन ले करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इसके थ्रू कुछ सिलेक्टेड ब्रोकर्स को प्राइवेट हाई स्पीड डेटा लाइन का एक्सेस मिला। इन दोनों केसेस में एनएसई की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट ओवरसाइट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। बट विद दिस सेटलमेंट अब कंपनी के आईपीओ के रोड ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं। एनएसई ने अपना आईपीओ पहली बार 2016 में फाइल किया था ₹10,000 करोड़ रेस करने के गोल के साथ, लेकिन कोलोकेशन स्कैम और गवर्नेंस इशू के चलते सेबी ने 2019 में उनका ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर आईपीओ लाना। तब से एनएसई ने कई इंपॉर्टेंट स्टेप लिए हैं, जैसे गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और कंप्लायंस प्रैक्टिस को इंप्रूव करने का और अब ये हाई प्रोफाइल केस को सेटल करने का। इस सब के बीच प्री आईपीओ मार्केट में एनएसई के अनलिस्टेड शेयर्स में काफी डिमांड है। मई 2025 में जहां इनकी प्राइस 1800 थी, वही अब 2300 तक पहुंच गई है, यानी लाइफ टाइम हाई पर। इस रैली के चलते एनएसई की मार्केट वैल्यूएशन ₹5.6 ट्रिलियन के ऊपर चली गई है, जिससे वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन गई है इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक्साइटमेंट तो समझ में आता है, लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ की रिस्क समझना जरूरी है, जैसे लिक्विडिटी रिस्क, पोस्ट लिस्टिंग लॉक इन पीरियड, ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन की कमी और लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसीलिए प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट में हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू और कॉशियस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी जैसे कोर बिजनेसेस के फाउंडेशन पर बना अदानी ग्रुप अब फुल स्पीड से बढ़ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट्स और डेटा सेंटर्स जैसे नए फ्रंटियर्स की तरफ। फोकस क्लियर है, क्लटर हटाओ, स्केल बढ़ाओ और बड़ा सोचो। 50 गीगावाट रिन्यूएबल्स, 30+ गीगावाट थर्मल कैपेसिटी और ₹90,000 करोड़ EBITDA अगले कुछ ही सालों में। अपनी लेटेस्ट एजीएम में अदानी ग्रुप ने बताया कैसे ये सब सपने ग्राउंड रियलिटी बनाने वाले हैं। टॉप अनाउंसमेंट फ्रॉम अदानी ग्रुप्स एजीएम।
शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को एड्रेस करते हुए बिलियनियर गौतम अदानी ने एजीएम की शुरुआत की अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल ईयर 25 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू परफॉर्मेंस के साथ, जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद अचीव किया गया। लेकिन एजीएम का सबसे बड़ा हाईलाइट था ग्रुप का अगले कुछ ही सालों के लिए मैसिव केपेक्स प्लान। ग्रुप का 5 सालों तक $15 to 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान करने का एस्टीमेट लगा रहा है। अपने की सेगमेंट्स में ऑपरेशनल हाइलाइट्स और कंपनी स्पेसिफिक अपडेट्स के सेक्शन में कुछ मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं। अदानी एंटरप्राइज, जो ग्रुप का फ्लैगशिप है और जिसमें अदानी एयरपोर्ट्स, डिफेंस और न्यू इंडस्ट्रियल जैसे इंक्यूबेटर्स बिजनेसेस है। अदानी डिफेंस का ड्रोन और एंटी ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट रहा। अदानी पावर ने 100 बिलियन यूनिट्स का पावर जनरेशन क्रॉस कर लिया। अदानी एनर्जी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहा है। अदानी ग्रीन सॉल्यूशंस ने लगभग 44,000 करोड़ का ट्रांसमिशन ऑर्डर सिक्योर किया है। अदानी पोर्ट्स ने भी एक रिकॉर्ड बनाया 450 MMT कार्गो हैंडल करके। धारावी प्रोजेक्ट पर बात करते हुए चेयरमैन ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को नए टाउनशिप में शिफ्ट करने में मदद करेगा। कल की एजीएम के बाद ज्यादातर अदानी स्टॉक्स 2 से 4% तक बढ़े और आज भी लगभग 1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ग्रुप का फोकस इंफ्रा, रिन्यूएबल्स, डिजिटल और कोर सेक्टर्स पर लगातार बना हुआ है, जो लॉन्ग टर्म विजन को रिफ्लेक्ट करता है। अब डायरेक्शन क्लियर है। अदानी ग्रुप इंडिया के की फोकस एरियाज में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है और अगर ये मोमेंटम बना रहा तो ग्रुप का रोल नेशन बिल्डिंग स्टोरी में और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले क्वार्टर्स में इन इनिशिएटिव्स का ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। जयप्रकाश एसोसिएट्स का एक्विजिशन अब फाइनल राउंड में है और बड़े बड़े प्लेयर्स रिंग में आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से अदानी ग्रुप और माइनिंग जायंट वेदांता ने अपने रेजोल्यूशन प्लान्स सबमिट किए हैं जेपी एसोसिएट्स को आईबीसी प्रोसेस के थ्रू एक्वायर करने के लिए। टोटल 25 एंटिटी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है, जिसमें डालमिया सीमेंट, जिंदल पावर, ओबेरॉय रियल्टी, पतंजलि आयुर्वेदा और टोरेंट पावर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स का बिजनेस रियल एस्टेट, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में था। एक टाइम पर यह इंडिया की लीडिंग सीमेंट कंपनीज में से एक थी, लेकिन बढ़ते हुए डेट और लिक्विडिटी की कमी ने कंपनी को नीचे ला दिया। डेट रीस्ट्रक्चरिंग की काफी कोशिशों के बाद भी कंपनी अपने लोन टाइम पर रीपे नहीं कर पाई। इस वजह से आरबीआई ने 2017 में ही इसे इंसॉल्वेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन प्रोसेस काफी डिले हुआ। फाइनली जून 2024 में जेपी एसोसिएट्स को एनसीएलटी में एडमिट किया। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए यह जरूरी है कि जयप्रकाश एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हुआ करता था। एक्चुअली कंपनी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और एबिटडा लेवल पर प्रॉफिटेबल भी रही, लेकिन असली दिक्कत थी उसका क्रशिंग डेट लोड। इंटरेस्ट पेमेंट इतने ज्यादा बढ़ गए कि अच्छा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होने के बाद भी बॉटम लाइन बच नहीं पाई। आज के टाइम पर लेंडर्स के हिसाब से जयप्रकाश एसोसिएट्स पर ₹50,000 करोड़ का डेट है। जेपी एसोसिएट्स के डेट के साथ जो भी फाइनल बिडर इस रेस को जीतेगा, उसके हाथ में कंपनी के कुछ काफी वैल्यूएबल एसेट्स भी लिए जाएंगे। इसमें शामिल है कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, होटल्स, सीमेंट प्लांट्स, लाइमस्टोन माइंस और की सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट्स। जयप्रकाश एसोसिएट्स का गिरना एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे डेट सबसे बड़ा एम्पायर को नीचे ला सकता है। कभी ₹300 के ऊपर ट्रेड करने वाली ये स्टॉक आज ₹3 के आसपास पेनी स्टॉक बन चुका था। एक मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स वेल्थ। फिलहाल स्टॉक को टेम्पररीली सस्पेंड किया गया है ट्रेडिंग से, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान कुछ प्रोसीडियल रिक्वायरमेंट्स फॉलो किए जा रहे हैं।
25 से ज्यादा बिडर्स इस रेस में है और अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि आईबीसी के अंडर रेजोल्यूशन प्लान कैसे शेप लेता है। आज मार्केट्स ऊपर खुले, कल के गेन्स को कंटिन्यू करते हुए। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की न्यूज आई, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए और बाइंग इंटरेस्ट बढ़ा। पिछले 5 दिनों तक लगातार बाइंग के बाद कल एफआईआईज नेट सेलर्स बन गए। दूसरी तरफ डीआईआई 2 दिन के सेलिंग के बाद फिर से नेट बायर्स बन गए। जून 2025 में अब तक एफआईआईज ने ₹4,659 करोड़ के इक्विटीज खरीदे हैं। कल रुपी में ताकत देखने को मिला क्योंकि क्रूड के दाम गिरे और डॉलर कमजोर हुआ, जो रिस्क एपेटाइट के इंप्रूव होने का सिग्नल था। लेकिन आज रुपी हल्का कमजोर हुआ और ₹86.01 पर खुला, 3 पैसा नीचे। गोल्ड के दाम गिरे क्योंकि सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड थोड़ी कम हुई ग्लोबल टेंशंस थोड़े शांत होने के बाद। ब्रेंट क्रूड के दाम गिरते रहे क्योंकि ऑयल रिच रीजन में हालत थोड़ी स्टेबल हुई और सप्लाई को लेकर चिंता कम हुई। सीज फायर के पॉजिटिव न्यूज के साथ साथ दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज यूएसए और इंडिया से 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अपडेट सामने आई है। यूएस फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पावेल ने ट्यूसडे को लॉ मेकर्स से कहा कि अभी इंटरेस्ट रेट्स में कट होने की उम्मीद नहीं है। फेड अभी देखना चाहता है कि नए ट्रेड टैरिफ्स का इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ता है। यूएस इकोनॉमी अभी तक तो स्ट्रॉन्ग है, जॉब ग्रोथ अच्छे हैं और प्राइसेस स्टेबल है, लेकिन फेड फ्यूचर इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डेटा का वेट करेगा। ये रिमार्क्स उसके बाद आए जब पिछले हफ्ते फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा। मीनवाइल मई का डेटा से ये पता चला कि कोर इन्फ्लेशन थोड़ा ठंडा पड़ा है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है 6.3 से बढ़कर 6.5 कर दिया। ये आरबीआई के एस्टिमेट के बराबर है। इस अपग्रेड के पीछे नॉर्मल मॉनसून की उम्मीद, क्रूड ऑयल प्राइसेस का सॉफ्ट दाम, टैक्स कट्स और पॉलिसी सपोर्ट जैसे फैक्टर्स है। S&P ने कहा कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और लो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी ग्लोबल टेंशंस के बीच भी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, स्पेशली मिडिल ईस्ट के हालात के बावजूद। इन दोनों बड़ी ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक अपडेट के बीच इंडियन प्राइमरी मार्केट्स भी इस हफ्ते काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस वीक में फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में 5 मेन बोर्ड आईपीओस अब तक ओपन है। इनमें से एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ सबसे बड़ा है, जो अपने पब्लिक इशू से पहले ही ₹3,369 करोड़ का एंकर इन्वेस्टर्स से रेस कर चुका है। साथ ही कल जो 3 आईपीओस लॉन्च हुए हैं, उनमें ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स ने इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग अटेंशन अट्रैक्ट किया और इसका आईपीओ अब तक 8.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इस बीच एरीज इंफ्रा सॉल्यूशन की लिस्टिंग आज बीएसई पर ₹209 पर हुआ। इसका इशू प्राइस ₹222 था, 5.8% डिस्काउंट। एनएसई पर ये और भी नीचे ₹205 पर लिस्ट हुआ, which is 7.66% डिस्काउंट। इशू प्राइस के मुकाबले में हल्का वीक डेब्यू दिखाते हुए। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.